तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक सर्कुलर मोशन चैप्टर के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि इस चैप्टर का वो कौन सा कंसेप्ट है एंड कौन सा फॉर्मूले हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं। मतलब जब थीटा एंगल अगर टाइम का फंक्शन हो तो एंगुलर वेलोसिटी को आप डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे वाले चैप्टर में भी इस तरह के कंसेप्ट का यूज सीधा कर लिया जाता है। अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो 2 पाई एफ है। यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको आइडिया होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए हैं। यानी अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो जैसे सर्कल में पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गए, मतलब एक सेकेंड में कितनी बार सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया, ये सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आया समझ में कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हो गए, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है कि एक सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार सर्कल पे घूम रहा है तो आप फिर ओमेगा को 2 पाई एफ सीधा लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूला है जो अपने बहुत काम का है। तो अगले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो टाइम पीरियड का है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। टाइम पीरियड मतलब क्या हुआ कि वो टाइम जितने टाइम में पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल है जो सर्कल पे ऐसे घूम रहा है, तो यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो या वापस यहीं तक आने के लिए कुछ टाइम लिया होगा ना। तो जो भी टाइम लिया होगा एक बार यहां तक आने के लिए उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी वो टाइम जिसमें एक रोटेशन कंप्लीट करता है उसको हम टाइम पीरियड यहां पे बोल रहे हैं। आया समझ में। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 2 पाई बाई ओमेगा। आया समझ में। तो इस 2 पाई बाई ओमेगा में अगर मैं ओमेगा को 2 पाई एफ रख दूं तो यहां से 1 बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो मतलब टाइम पीरियड का अपने पास ये दो फॉर्मूला है जो बहुत काम के होते हैं। यानी टाइम पीरियड को आपको 2 पाई बाई ओमेगा लिखना है, या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो उसी टाइम पीरियड को 1 बाई फ्रीक्वेंसी भी सीधा आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में। अब सबसे पहले तो यह समझिए कि टेंजेंशियल वेलोसिटी आखिर ये है क्या। तो जैसा आप देख सकते हैं यहां पे सर्कुलर मोशन, यानी अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कल पे घूम रहा है तो सर्कल पे घूमेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड भी होगी ना। तो यहां पे जो भी स्पीड होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के पास जो भी स्पीड है उसी को हम टेंजेंशियल स्पीड बोलेंगे। यहां पे हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखा है, तो एक्चुअली वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में बोलना ज्यादा सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जबकि सर्कुलर मोशन पे जब पार्टिकल ऐसे चल रहा होता है तो हर जगह वो डायरेक्शन को चेंज करता है। अभी यहां है, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, तो हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट होगा ही नहीं। इसीलिए सर्कुलर मोशन में हम पार्टिकल का स्पीड बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आया समझ में। तो पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं आप, ये है। तो v इज टू ओमेगा आर, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे r का मतलब है इस सर्कल का रेडियस, कि कितने रेडियस वाले सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है। दूसरा ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, जो कि आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ और रिलेशन है। यहां पे अगर हम v की डायरेक्शन की बात करें तो अगर पार्टिकल इस तरह से बोर्ड पे सर्कल में घूम रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी ये रहेगा। जबकि अगर हम बात करें तो देखो रेडियस क्या है, यहां पे हमने क्या लिखा है कि जो v है वो इधर है, यानी वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो ये है। पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। आया समझ में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अगर हम ओमेगा की डायरेक्शन की बात करें तो यहां पे देखिए डॉट लिखा है। डॉट का मतलब होता है बोर्ड के प्लेन के बाहर ऐसे परपेंडिकुलर, और अगर यही क्रॉस होता ना इस तरह से, मान लीजिए अगर क्रॉस होता इस तरह से और इसको हम ओमेगा लिखा देते, मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है वो अंदर जा रही है। तो क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है, डॉट का मतलब बाहर आ रहा है। तो यहां पे ओमेगा और आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम कैसे पता करेंगे ओमेगा बाहर है या अंदर है। तो सिंपल देखिए, पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो अपने राइट हैंड, ध्यान रखिएगा राइट हैंड को, तो राइट हैंड को आप ऐसे घुमाइए, थंब जिधर जाएगा वो ओमेगा हो जाएगा। अगर पार्टिकल ऐसे जाता तो हम थंब ऐसे राइट हैंड घुमाते, थंब अंदर जाता तो ओमेगा अंदर हो जाता।
तो यहां पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाएंगे तो थंब बाहर आ रहा है, मतलब ओमेगा बाहर है और वेलोसिटी इधर है। तो देखिए ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर है, वेलोसिटी इधर है, इसका मतलब ओमेगा और वी परपेंडिकुलर हो गया। देखिए वी इधर है और ओमेगा ये रहा, दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये हम वेक्टर में पढ़ते हैं, आया समझ में। तो यहां पे ओमेगा और वी अगर दे रखा हो और वहां पे कुछ वेरिएबल वगैरह डाल दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो तो आप क्या करिएगा, सिंपल ओमेगा वी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। यहां से आप वो रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। फिर चलिए आगे देखते हैं वी का। यहां हम वी को जो टेंजेंशियल स्पीड था उसको आप ds/dt भी लिख सकते हैं, यानी जैसे हम वेलोसिटी को dx/dt लिखते हैं ना, वैसे ही यहां पे हमने ds/dt लिखा है। अब यह समझना है कि यहां पे s है क्या। तो ये s जो है ना वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला हुआ डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऐसे सर्कल पे घूमेगा, तो जब घूमेगा तो चलेगा भी ना कुछ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर बात करें तो मान लीजिए पार्टिकल यहां से यहां जाने में s चला है, तो जो स्पीड होगा इसी स्पीड से चला है ना, तो ds/dt जो होगा वो यहां पे आप सिंपल बोल सकते हैं पार्टिकल की स्पीड है सर्कुलर मोशन में। तो s का मतलब यहां है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, मतलब इस टेंजेंट के अलोंग, सरकमफेरेंस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का। यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल या रेडियल हमने इसलिए बोला है, सेंट्रीपिटल किसको बोलते हैं, वैसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगे, और रेडियल भी हमने इसी को बोला है। तो देखिए कोई एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है तो रेडियस भी इधर ही होगी ना, इसलिए सेंट्रीपिटल या रेडियल बोल सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन की अगर बात हो रही है तो आपको ये तीनों ही फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना है, यही हर बार यूज होने वाला है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होगा फॉर्मूला, v²/r या ω²r या फिर ओमेगा इंटू वी। ये तीनों ही फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, अल्फा के बारे में। मतलब ये वैसे ही कुछ एक्सेलरेशन है जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन ए होता था, ऐसे में जिसको dv/dt बोलते थे। तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों बोला, तो एंगुलर इसलिए बोला क्योंकि पार्टिकल यहां घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब पार्टिकल यहां से जब चलेगा यहां से घूम के यहां जाएगा तो एंगल में कुछ एंगल कवर कर रहा है ना, इसलिए हम इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। आया समझ में। तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे याद होगा आपको वेलोसिटी के टर्म में भी हमने एक्सेलरेशन को याद किया था, a = dv/dt, और एक और था a का, याद करिए v dv/ds, यानी वेलोसिटी जब टाइम का फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन dv/dt होता है, और जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन होती है v dv/ds। उसी तरह से यहां पे भी अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन है, जैसे वहां वेलोसिटी था यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है, वहां एक्सेलरेशन था यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, बस इतना फर्क है। तो अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन है तो जो dω/dt होगा वो अल्फा हो जाएगा, और अगर ओमेगा थीटा का फंक्शन है, जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट का था यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है थीटा का, तो अल्फा जो होगा वो ओमेगा dω/d थीटा होगा। ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रखिए, SHM में इस कंसेप्ट का यूज होता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को फिलहाल अभी तक के लिए तो याद रखिए इसको। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो कहने का मतलब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होती है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या जिसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब नाम को ही अगर प्यार से पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है। तो सेंट्रीपिटल मतलब वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगता है, टेंजेंशियल मतलब वो एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग लगता है। यहां समझ में आया। तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, at = α/r होता है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 3 फॉर्मूले हैं यहां पे, जबकि टेंजेंशियल अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां पे 1 फॉर्मूले और ये 3 फॉर्मूले। अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहां पे हमने टोटल एक्सेलरेशन निकाला है। अभी हमने क्या बोला है कि सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के पास, मतलब पार्टिकल एक ही है लेकिन उसके पास 2 एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ लग रही है और एक टेंजेंशियल जो टेंजेंट के अलोंग लग रही है। तो उस पार्टिकल के पास 2 डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, और एक्सेलरेशन होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताओ सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल के पास टोटल नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट बताओगे ना, बिल्कुल बताना पड़ेगा। तो वही हमने यहां पे किया है। देखिए कि एक एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट है और एक एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर है, जो इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, जो टेंजेंट के अलोंग है उसको हम टेंजेंशियल बोलते हैं।
तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा जिसको हम नेट एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो यहां पे एक आप कैसे लिखोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही लिखा है कि नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो आप इससे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास टोटल एक्सेलरेशन कितनी है, नेट एक्सेलरेशन कितना है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये क्वेश्चन में यूज होने वाला टर्म है, यानी जब आप सोल्व करोगे ना क्वेश्चन को तो वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करके आपको लिख कर देगा। तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते ही ये आइडिया लग जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए यहां पे हमने वेलोसिटी नहीं बोला है, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने समझा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मिस्टेक एक्चुअली यही होता है कि हमें यह दिया जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और हम बोलते हैं हाँ होता तो है, एक्चुअली वेलोसिटी नहीं स्पीड होता है ये। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसको कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए। जबकि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल गोल गोल घूमता है, मतलब हमेशा ही डायरेक्शन चेंज होता है, हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है पार्टिकल का। तो वेलोसिटी फिर कैसे कांस्टेंट हो सकती है। तो सीधी लाइन में अगर हम आपको बोले तो सर्कुलर मोशन में ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कभी और ना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होगी हमेशा और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये वेरिएबल हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन हम स्पीड की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है वैसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, मतलब जिस भी v से घूम रहा है वो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा, मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो हम इसको स्पीड बोलते हैं ना कि वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो कांस्टेंट होगा। अब ये बताइए किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां जरा ध्यान से देखिए इस सर्कुलर मोशन को, जो v होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये अगर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है इसका मतलब at क्या होगा, जीरो, क्योंकि at जब रहेगा तभी तो v चेंज होगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा ac तो है ना, तो ac की वजह से ही तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन की वजह से ही वेलोसिटी चेंज होती है, और उसमें फिर आपने ये पढ़ा होगा कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, जिसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, और जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करता है, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अलोंग है, अलोंग का मतलब उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी, मतलब पैरेलल है, तो वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। जबकि अगर कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन केवल वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो कहने का मतलब AC केवल v के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसलिए तो ये सर्कल में घूम रहा है, जबकि AT इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और अभी हमने क्या सीखा कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका मतलब होता है कि जो स्पीड है v है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब AT जीरो होगा। अगर AT रहता तो फिर ये कांस्टेंट ही नहीं होता। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल मतलब समझ में रखना है आपको कि स्पीड कांस्टेंट होती है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। सेंट्रीपिटल जीरो नहीं होगा, सेंट्रीपिटल तो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर इसको घुमाएगा कौन, और जब घूमेगा ही नहीं तो सर्कुलर मोशन कैसे होगा। इसीलिए सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो सकता है तो वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर है? तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ तीन फॉर्मूले हमने लिखे हैं जो कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पे, रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ते हैं 1D के टाइम पे। v इक्वल्स टू u प्लस AT, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। वही फॉर्मूला है जो यहां एंगुलर के टर्म में लिखा है। वहां लीनियर वेलोसिटी था, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो v के जगह ओमेगा लिखा, u के जगह ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और a के जगह वहां लीनियर एक्सेलरेशन था, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन है, और टाइम मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। उसी तरह वी स्क्वायर वाला फॉर्मूले को देखिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, जैसे 2as होता था, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां s इक्वल्स टू होता था, यहां पे डेल्टा थीटा है जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वहां पे s को क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ स्क्वायर वहां पढ़े थे, या ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये एंगुलर का कैलकुलेशन हो रही है, इसलिए हमने हर एक चीज यहां पे एंगुलर वाला लिखा है। क्लियर है यहां पे? तो ये भी यूज होने वाला फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। इसके चलिए आगे बढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। अब सबसे पहले समझिए कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। जैसे आप लोगों ने रोड पे जब जाते हैं तो सर्कल होता है ना बीच में, आप उसको ऐसे घूमते हैं कि नहीं? तो जब आप घूमते हैं तो वो किसी ना किसी रेडियस में ऐसे घूम रहे होंगे ना, तो वही एक्चुअली उस कर्व पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है कि जहां पे भी है और वहां पे कर्व है पाथ, तो आप किसी ना किसी एक सर्कल के फॉर्मेट में घूम रहे होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस होगा वही रेडियस उस पॉइंट के रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। आया समझ में? तो यहां पे वही लिखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a परपेंडिकुलर, जहां v का मतलब है जिस पॉइंट पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड कितना है, स्पीड ध्यान रखना है। और a परपेंडिकुलर का मतलब है वो एक्सेलरेशन जो v के परपेंडिकुलर हो। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ के याद करिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब पार्टिकल के स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। ये कौन सा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन? वो परपेंडिकुलर जो v के परपेंडिकुलर है। यहां तक क्लियर है? फिर दूसरा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है कि कर्वेचर के बारे में बताओ। तो कई बार हम ये समझ लेते हैं कि कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम चीज है। नहीं भैया, ये गलती नहीं करना, ये कर्वेचर अलग चीज है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि इस पॉइंट पे कितने रेडियस का सर्कल बन रहा है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कर्वेचर का मतलब कर्व, कि उस पॉइंट पे कितना ज्यादा कर्व है। तो ये बताइए, अगर रेडियस कम रहेगा तो छोटा सा ऐसा सर्कल बनेगा, रेडियस बड़ा रहेगा तो बड़ा सा बनेगा। तो जब छोटा रेडियस है तो ज्यादा कर्व है ना, ये जल्दी जल्दी घूम रहा है। जबकि अगर रेडियस बड़ा है तो यहां पे ये धीरे धीरे बेंड हो रहा है ना, कर्व हो रहा है। तो कर्वेचर मतलब कितना ज्यादा कर्व है। तो जब रेडियस छोटा था तो ज्यादा कर्व है और रेडियस बड़ा है तो कम कर्व है। इसका मतलब जो कर्वेचर है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, रेडियस अगर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। समझ में आया? तो जिस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका कर्वेचर कम होगा, वहां पे कम कर्व होगा पाथ, मतलब सीधे जैसा ऐसा होगा। आया समझ में? तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर उसी को हमने आगे एक और फोर्स है जो टेंजेंशियल फोर्स है। तो नाम से ही यहां पे भी पता चल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा होगा आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हुआ? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब वो फोर्स जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि यहां दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था ना, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है F = ma से उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसलिए हम वही चीज लिखे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमने यहां पे लिखा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहां से रख दिया। उसी तरह से टेंजेंशियल फोर्स मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? जैसे हम एनएलएम में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। फिर आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेयर पार्टिकल लॉस कांटेक्ट और वेयर नॉर्मल रिएक्शन इज 0। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार डायरेक्ट यूज हो जाता है, क्वेश्चन में यूज कर लिया जाता है, इसीलिए इसको आप ध्यान भी रखिए। मतलब यहां पे कोई स्फेरिकल आर रेडियस का आपको कोई दे रखा है, स्फीयर टाइप का है, वो आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। और टॉप पे एक पार्टिकल को हमने आराम से रखा है, रेस्ट पे है। ध्यान रखिए, रेस्ट पे है, चलता होगा तो फिर रिजल्ट बदल जाएगा। यहां से हमने पार्टिकल को रिलीज किया तो क्या होगा? ये लुढ़कते लुढ़कते जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहां से उड़ के सीधे ग्राउंड पे चला जाएगा। यहां तक ये नहीं आएगा, मतलब बीच में ही कहीं ना कहीं कांटेक्ट छोड़ देगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहां से कितने एंगल पे जाकर कांटेक्ट छोड़ेगा। जहां पे कांटेक्ट जहां छोड़ेगा वहां नॉर्मल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस और पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट रहेगा तभी तो नॉर्मल लगेगा। तो कांटेक्ट छोड़ दिया मतलब नॉर्मल 0। तो यहां कितने एंगल पे जाके छोड़ेगा? तो cos θ = 2/3 आता है, मतलब θ = cos इनवर्स 2/3। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता था कि ये बताओ कि यहां सेंटर से कितना ऊपर रहेगा पार्टिकल, ये वाला हाइट बताओ जब कांटेक्ट छोड़ेगा। तो अगर ये थीटा निकल गया तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप आराम से h भी निकाल सकते हैं। आ समझे? उसके बाद तो नॉर्मल मैथ है। अब चलिए बात करते हैं सर्कुलर मोशन के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन का, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है।
तो अगर हम बात करें उसकी, तो यह है कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यानी अगर आप किसी स्ट्रिंग में, रस्सी के अंदर किसी मास को लटका दीजिए, बचपन में तो किया ही होगा ना, रस्सी में लटका दिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे, तो ये जो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमता है, ये वर्टिकल में सर्कुलर मोशन हो रही है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, देखिए यहां पे एक सर्कुलर मोशन डॉटेड लाइन से बना है, मतलब ये वो पाथ हमने दिखाया है जिसपे पार्टिकल सर्कल में घूमने वाला है। ये स्ट्रिंग है जहां फिक्स है, ये इस तरह से मास हमने लगाया यहां पे, इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाने वाला हूं। यानी हमने रस्सी में किसी मास को बांध दिया और रस्सी को ऐसे 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 गोल गोल घुमा रहे हैं, आया समझ में। तो ये एक सर्कुलर मोशन होगी जो कि वर्टिकल प्लेन में हो रही है, इसलिए हम इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब यहां पे देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, मोशन बिटवीन ए टू बी, यानी पार्टिकल को मुझे केवल यहां से यहां तक ले जाना है। तो मुझे पार्टिकल को यहां पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो वो वेलोसिटी 0 से ज्यादा और √2gl के इक्वल होनी चाहिए, जहां l के जो वैल्यू है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल होगी, मतलब l का मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर आप √2gl और 0 के बीच में कुछ भी वेलोसिटी दीजिएगा तो पार्टिकल यहां से यहां जाएगा और वापस आ जाएगा, मतलब पार्टिकल ऐसे 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 ऑसिलेट होगा, आया समझ में, इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो हमें केवल बी तक पहुंचाना है, तो ये वेलोसिटी देने से एग्जैक्टली बी पे जाके पार्टिकल रुक जाएगा और फिर वापस लौट जाएगा। तो पार्टिकल को ए बी के बीच में केवल मोशन करवाना है, तो आपको उसकी वेलोसिटी को नीचे वाले पॉइंट पे 0 से लेकर √2gl के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर है? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अभी जो हमने बात किया उसमें क्या था, पार्टिकल केवल बी तक जा रहा था, लेकिन हमें एक्चुअली पूरा घुमाना है, तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, जो सी पॉइंट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो सी पॉइंट को क्रॉस करने के लिए यहां पे हमें कुछ तो मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो वो कितनी होनी चाहिए, उसी के बारे में हम नीचे बात कर रहे हैं। यानी अगर मुझे वर्टिकल मोशन कंप्लीट करवाना है, यही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। अगर मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो ए पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl होना चाहिए, यानी √5gl से ज्यादा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। इससे कम होगा तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, पार्टिकल सी को क्रॉस नहीं करेगा, आया समझ में। तो अगर हम बात करें केवल सी को जस्ट क्रॉस करना है, जस्ट ही क्रॉस करना है, तो मिनिमम वेलोसिटी ए पे कितनी होनी चाहिए, तो √5gl होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बी से अगर पार्टिकल को हम फेंकते हैं और फिर हम ये चाहते हैं कि बी पे कितना वेलोसिटी दे ताकि पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, तो बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी √3gl मिनिमम होना चाहिए, बाकी इससे ज्यादा आप कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें कि अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है तो पार्टिकल जब यहां से गया होगा तो सी पे तो रुकेगा नहीं ना। अगर पार्टिकल सी पे रुक गया फिर तो रस्सी है ना नीचे, स्ट्रिंग है, वो तो सीधा पार्टिकल यहां से नीचे गिर जाएगा, फिर कंप्लीट कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। इसका मतलब सी पॉइंट पे भी वेलोसिटी कुछ होना चाहिए, तभी तो पार्टिकल आगे इस तरह से बढ़ेगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रही है, उसके केस में सी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो √gl होना चाहिए। बाकी ये मिनिमम है, इससे ज्यादा आप कुछ भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल ज्यादा स्पीड से निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे रिजल्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि जो ये स्ट्रिंग है जो ऐसे ऐसे वर्टिकल में घूम रहा है, तो स्ट्रिंग जो होगा वो टाइट होगा ना, मतलब इसमें टेंशन होगा। तो हम टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन सबसे ज्यादा कहां होगा और सबसे कम कहां होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे जो ग्रेविटेशनल लगेगा फोर्स वो mg नीचे लगेगा, मतलब g यहां पे जस्ट नीचे है। तो जब इस पॉइंट पे होगा तो इस g की वजह से भी ये मास नीचे खींचा जा रहा है, और कोई भी चीज अगर आप घुमाते हो तो वो पार्टिकल बाहर भागना चाहता है ना। इसका मतलब एक तो g की वजह से भी बाहर भागना चाह रहा है और एक घूम रहा है उसकी वजह से भी, मतलब ये नीचे सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होगी ना, इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा स्ट्रिंग के अंदर वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम होगा कितना, तो वो 6 mg के इक्वल होगा। आया समझ में? अगर हम मिनिमम की बात करें तो जब ये पार्टिकल घूमते घूमते हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां पे वेलोसिटी सबसे कम था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो होगी ना इसमें टेंशन वो सबसे कम होगा, जो कि यहां पे 0 है। 0 कब? जब यहां की वेलोसिटी √gl है, जस्ट क्रॉस हो रहा है सर्कुलर मोशन, मिनिमम के केस में। ठीक है, बाकी 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, इसका जो डिफरेंस है वो 6 mg है। मतलब सर्कुलर मोशन अगर वर्टिकल है तो यहां पे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी इसमें से कुछ भी हो, मिनिमम हो या ना हो, आया समझ में, जो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा ही 6 mg ही रहेगा। यहां तक क्लियर है? अगर यहां पे जैसे यहां पे 6 mg लिखा था, अगर वेलोसिटी यहां पे √5gl था तब था 6 mg,
√5gl से अगर ज्यादा हो गया यहाँ की वेलोसिटी तो ये 6 mg से बढ़ गया, सपोज करते हैं 8 mg हो जाता है, तो फिर यहाँ पे मिनिमम जो होगा ना वो 2 mg होगा, ताकि दोनों का डिफरेंस क्या रहे, 6 mg रहे। यहां तक क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन था वो केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g था, लेकिन यहां पे हम बाहर से भी तो एक्सेलरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कार के अंदर बैठे हैं, कार चल रही है, उसके अंदर आप ऐसे मजे में वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, तो वहां पे कार भी तो चल रही है ना, तो वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया। तो उस केस में हमें फिर कंप्लीट सर्कुलर मोशन का जो हमने यहां रिजल्ट लिखा था, ये रिजल्ट कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। यानी ए पे मिनिमम वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी था, अब एक्चुअली ये पॉइंट भी शिफ्ट हो जाती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यानी जो मिनिमम सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए वो √5g इफेक्टिव इंटू एल होना चाहिए। वही है सब कुछ। देखिए u मिनिमम 5gl था, हमने g के जगह g इफेक्टिव लिख दिया। जो b पॉइंट था हॉरिजॉन्टल वाला, वहां √3gl था, वहां हमने 3g इफेक्टिव इंटू एल लिख दिया। जो हाईएस्ट वाला पॉइंट था वहां मिनिमम √gl होना चाहिए, तो यहां पे हमने g इफेक्टिव इंटू एल लिख दिया। तो बेसिकली फॉर्मूला वैसे ही है, बस हमने g के जगह g इफेक्टिव लिखा। इफेक्टिव क्यों? क्योंकि बाहर से भी तो एक्सेलरेशन आ गई ना, तो उसका भी इफेक्ट पार्टिकल पे आएगा, इसीलिए हम उसको g इफेक्टिव बोल देते हैं। अब बात करते हैं g इफेक्टिव निकालना कैसे है। तो देखिए अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है और उसमें आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सिंपल देखिए इस पे पार्टिकल पे g किधर होगा, नीचे, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट को रोकिए आप। लिफ्ट को रोकिएगा तो जी इस पे एक एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा, मतलब इस पे अब 2 एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ, जी और ए सेम डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएगा, मतलब जी इफेक्टिव हो गया जी प्लस ए। वहीं पे अगर लिफ्ट ऊपर नहीं नीचे जा रहा होता ए से, लिफ्ट एक्सेलरेशन नीचे है ए से, तो लिफ्ट को सबसे पहले रोकिए। रोकने के लिए ए को उल्टा किया, वही ए इस पे भी लगा दिया, तो जी नीचे है और ए ऊपर है, अपोजिट है ना, तो माइनस हो जाएगा जी माइनस ए, तो यही जी इफेक्टिव हो गया। फिर देखिए अगर मान लीजिए कोई कार है जो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है ए से, तो जी तो नीचे है, अब क्या करिए जी इफेक्टिव निकालने के लिए कार को रोकिए, जो एक्सेलरेटिंग है उसको रोकिए, और रोकने के लिए हम रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ते हैं, इसको अपोजिट लगा दिया ए, वही ए इस पे भी आ जाएगा, तो फिर जी और ए का जो रिजल्टेंट होगा वही जी इफेक्टिव होगा, जो √a² + g² हो जाएगा। तो मतलब जी इफेक्टिव का मतलब जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है उसको रोकने के बाद पार्टिकल के पास नेट एक्सेलरेशन कितना है। क्लियर है यहां तक? तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद हम बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर रहे हैं। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब ये हुआ कि आप जैसे रोड पे जाते हैं तो कहीं सर्कल आता है ना, तो वहां पे इस तरह से क्रॉस करते हैं कि नहीं करते? तो जब क्रॉस करते हैं उस समय सेफ चलने के लिए हमें कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए? सेफ जरूरी है, कहीं देखा होगा आपने कई बार बहुत ज्यादा स्पीड से जाते हैं, तो जाते तो है बहुत ज्यादा स्पीड से, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कचरे के ढेर में लेटे मिलते। मतलब ये कि जब बहुत ज्यादा स्पीड होता है तो आप रोड से बाहर फेंका जाते हैं ना एकदम, तो हमें सेफ चलने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होगी या कितना मैक्सिमम से चला सकते हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए रोड स्मूथ भी हो सकती है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अगर स्मूथ है और इंक्लाइन है, तो इस केस में जो हम वेलोसिटी से चला सकते हैं गाड़ी को वो √rg tan थीटा है। यानी इससे ज्यादा या इससे कम वेलोसिटी कीजिएगा तो आप गाड़ी नहीं चला पाइएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाइएगा। ठीक है। फिर यहां पे देखिए रफ एंड प्लेन सरफेस, अगर रोड रफ है और प्लेन है, मतलब ऐसा है, बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं, ऐसा है बिल्कुल फ्लैट, तो उस पर हमें गाड़ी को सेफ चलाने के लिए गाड़ी की वेलोसिटी 0 और √μrg के बीच में होना चाहिए। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी √μrg होना चाहिए, इससे ज्यादा करेंगे तो बाहर हम चले जाएंगे रोड के। ठीक है। अगर मान लीजिए रफ भी है और इंक्लाइन भी है, रफ भी है और इंक्लाइन भी है, इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने इसमें स्मूथ में क्या लिया था, ऐसा था। ठीक है, ऐसा रफ इंक्लाइन का मतलब ये हुआ कि रोड को हमने ऐसा इंक्लाइन कर दिया। आपने देखा होगा ना, मौत का कुआं देखा है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो ये इंक्लाइन होता है। तो यहां हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ना, ये हॉरिजॉन्टल देखिए, ये एंगल दिख रहा होगा आपको, तो जो एंगल है उसको हमने थीटा लिया है। आया समझ में यहां पे? तो ये इस तरह से है और इस पे गाड़ी इस तरह से चलने वाली है। तो अगर ऐसा रफ है और इंक्लाइन है तो उस केस में फिर मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी, जितने वेलोसिटी से आप मैक्सिमम चला सकते हैं, वो इसके इक्वल होगी √rg इंटू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 - म्यू tan थीटा, जहां म्यू का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, थीटा अभी बताया मैंने कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल उसको इंक्लाइन किया गया है रोड को, और जी का मतलब तो पता है, आर का मतलब है कितने रेडियस का वो जो कर्व है वो कितने रेडियस का है। अगर मिनिमम की बात करें तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। आया समझ में? अब चलिए बात करते हैं सर्कुलर मोशन के आखिरी टॉपिक के बारे में, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। यानी आपने एक चीज देखा ही होगा, या झूला भी होगा, झूला झूला है आपने बचपन में, जब झूला ये जो ऐसे लटके हुए होते घोड़ा, उस पर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घूमना स्टार्ट होता है तो वो पहले ऐसे रहता है, लेकिन जैसे ही घूमना स्टार्ट होता है तो वो ऐसे हो जाता है ना, इस तरह से घूम रहा होता है।
मतलब रोटेशन की वजह से जो पहले वर्टिकल था वो थोड़ा साइडवाइज हो गया, मतलब रोटेशन का इफेक्ट आया ना, इस पे आया कि नहीं आया। इसका मतलब जब हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो अर्थ भी तो रोटेट हो रहा है ना ओमेगा से। मान लिया हमने अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको दे रखा है, तो अर्थ अगर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी तो आ रहा होगा। तो कहने का मतलब यहां पे हम जो बोलते हैं ना कि हम अर्थ पे खड़े हैं, मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, m/g लग रहा है, तो एक्चुअली रोटेशन की वजह से g पे इफेक्ट आता है। और g किस तरह से चेंज होता है हम उसी रिलेशन को यहां पे लिखे हैं, जो आपको ध्यान रखना है कि g डैश, यानी g डैश क्या है कि हम इक्वेटर से अगर किसी थीटा एंगल पे जाते हैं तो यहां पे g कुछ और होगा, रोटेशन की वजह से सरफेस के हर एक पॉइंट पे अलग अलग g यहां पे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इक्वेटर से थीटा एंगल पे जाते हैं, ध्यान रखना है थीटा हमने कहां से मेजर किया है, इक्वेटर से, हॉरिजॉन्टल से, आया समझ में, पोल से नहीं, यहां इक्वेटर से थीटा एंगल पे हमने गया है। तो फिर यहां पे जो g है वो एक्चुअली g डैश है, हमने ऐसा मान लिया, तो वो g डैश कितना होगा, तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर इसी के बेसिस पे आगे की चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं कि जब हम इक्वेटर पे होंगे, तो जब हम इक्वेटर पे होंगे तो थीटा 0 है, क्योंकि थीटा हमने यहीं से मेजर किया है, तो थीटा 0 होगा तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे g डैश g माइनस ओमेगा स्क्वायर r होगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो g की मिनिमम वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब जब आप इक्वेटर पे होंगे तो आप पे जो mg लगेगा वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि g वहां पे सबसे कम है, और वो कितना है तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो इक्वेटर पे g जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो सबसे कम होता है। वही अगर हम पोल पे बात करें तो पोल पे जाने के लिए यहां से 90 डिग्री चले गए, तो यहां 90 रखिए, cos 90 0 होता है, तो यहां से g डैश g आ जाएगा, मतलब ये g की मैक्सिमम वैल्यू है। तो कहने का मतलब कि पोल जो है वहां पे हमारे ऊपर जो फोर्स लगेगा mg वो मैक्सिमम होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला कि रोटेशन की वजह से g किस तरह से चेंज होता है, जहां पे थीटा हमने इक्वेटर से लिया है, ठीक है। इक्वेटर पे g की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, वो कितनी होगी वो यहां लिखा है। पोल पे g की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो g के इक्वल ही होगा। यहां तक क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने सर्कुलर मोशन में जितने सारे कंसेप्ट एंड फॉर्मूले देखे हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और सारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।